भीमनगर गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके साथ उसका बेटा प्रणव, मुरली और पति पीताम्बर भी रहते थे। विमला का व्यवहार सभी के साथ बहुत ही खराब था। वो हर समय किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी और उसके मन में हर किसी के लिए जलन भरी थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा बेटा मुरली एक आवारा लड़का था। कोई काम धंधा नहीं करता, दिन भर इधर उधर घूमता रहता। विमला की बस एक ही दोस्त थी, उसकी पड़ोसन एक और बूढ़ी औरत कोकिला। दोनों दिन भर साथ बैठकर गांव भर की बातें किया करती। जानती है, मुखर्जी बाबू ने अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से की है, वो तो हर 2 दिन में उसे मार के मायके भेज देता है। ये बात अब किससे छुपी है, पूरे गांव में फैल चुकी है और लड़का पूरा नशेड़ी निकला। बिना देखे समझे बेटी की शादी कर दी। उसे अपनी बेटी पर कितना घमंड था, अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया और आखिर में ऐसा लड़का मिला जो दहेज के लिए हाथ उठाता है। जो ज्यादा घमंड करते हैं उनका यही हश्र होता है। तेरा बेटा आनंद आजकल क्या कर रहा है? सुना है उसे कोई नई नौकरी मिली है। सही सुना है, एक सरकारी दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर लगा है। हर महीने 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अब मेरे चिंता के दिन खत्म। और तेरा बेटा मुरली, वो क्या अब जिंदगी भर ऐसे ही आवारागर्दी करता रहेगा? पढ़ाई तो करवा नहीं पाई, अब अच्छी नौकरी कहाँ से लाएगा? लेकिन कोशिश कर रहा है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ करेगा। इसी तरह दोनों दिन भर गांव की बातें और दूसरों की बुराई कर करके अपना समय बिताती थी। विमला भले ही जलनखोर और झगड़ालू स्वभाव की थी, लेकिन उसका पति पीताम्बर और बेटा प्रणव बहुत ही सीधे साधे और अच्छे दिल के इंसान थे। वो हमेशा झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करते और गांव वालों से अच्छे व्यवहार में रहते। प्रणव और मुरली की आदतें इतनी अलग थीं कि लोग यकीन ही नहीं करते थे कि वो दोनों सगे भाई हैं। पीताम्बर और प्रणव को विमला और कोकिला की नजदीकी कतई पसंद नहीं थी। बाबा, वो कोकिला काकी कोई ठीक औरत नहीं है। वो दिन भर गांव वालों की बुराई करती रहती है, चुगली करती रहती है। क्या आप माँ को समझा नहीं सकते कि उससे ज्यादा बातें ना करें? अरे मैं क्या कहूँ बेटा, मैंने कितनी बार समझाया है पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। कहती है कोकिला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, एकदम सहेली है। क्या कहूँ मैं? लेकिन बाबा, माँ तो उससे हमारे घर की हर बात बता भी देती है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब वो औरत पूरे गांव में हमारी बुराई नहीं करेगी, देखना आप। हाँ बेटा, मुझे सब पता है। ऐसा होना कोई हैरानी की बात नहीं है। जो औरत सबकी बुराई लाकर तुम्हारी माँ को सुनाती है, वो कहीं और जाकर तुम्हारी माँ की बुराई भी तो कर सकती है। वही तो, मैं तो सोच रहा था कि सीधे बोल दूं कि वो कोकिला काकी हमारे घर आना बंद कर दे, पर फिर डर लगा कि कहीं माँ नाराज ना हो जाए। अच्छा किया जो नहीं बोला, वरना अब तक तो तुझसे बोलना ही बंद कर देती। अरे कोकिला से तुम्हारे माँ की मित्रता ऐसी है जैसे किसी ने गोंद से चिपका दी हो। मुझे लगता है बाबा कि अगर आप एक बार समझाएंगे तो हो सकता है माँ मान जाए। बिल्कुल गलत सोच है तेरी। मैं अगर उससे कुछ कहूँ तो उल्टा मुझसे झगड़ा करेगी और घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ना भैया ना, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, तो फिर क्या कर सकते हैं? इससे बेहतर है कि हम ना कुछ कहें ना कुछ करें। जो हो रहा है होने दें। उसी गांव में एक और वृद्धा महिला थी, शकुंतला देवी। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी इकलौती बेटी आस्था। आस्था कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत होशियार लड़की थी। वो घर के सारे कामों में शकुंतला देवी की मदद करती। शकुंतला देवी एक छोटा सा खाना बनाने का होटल चलाती थी, जिससे उसका घर चलता था और आस्था की पढ़ाई का खर्च भी निकलता था। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी। लेकिन एक ही परेशानी थी, विमला का बेटा मुरली हर रोज
आस्था को कॉलेज जाते समय परेशान करता था। कुछ दिन से देख रही हूँ तू कॉलेज जाना बंद कर चुकी है। ऐसे पढ़ाई पर असर पड़ेगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत ठीक है माँ, मैंने खुद ही कॉलेज जाना बंद कर दिया है। पर क्यों? मैं कितनी मेहनत से तेरी पढ़ाई का खर्च निकालती हूँ और तू खुद कॉलेज छोड़ रही है। तुझे पता है मैं तुझसे कितनी उम्मीद रखती हूँ। मुझे पता है माँ, लेकिन मजबूरी में ऐसा किया है। कॉलेज जाते समय मुझे रोज परेशान किया जाता है। किसने परेशान किया? मुझे साफ साफ पता। आप बिमला काकी के बेटे मुरली को जानती है ना? वही पिछले कुछ दिनों से रोज मेरे पीछे पड़ जाता है। अगर तू लोगों से डरती रहेगी तो लोग तेरे डर को ही कमजोरी समझेंगे और भी ज्यादा तंग करेंगे। अब मैं क्या करूँ माँ? उस मुरली की हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी को तंग करता है। अब मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। आस्था से मुरली की हरकतें जानने के बाद शकुंतला देवी गुस्से से लाल हो गई और मुरली से बात करने का फैसला किया। दिन ब दिन शकुंतला देवी के खाने के होटल की मांग बढ़ती जा रही थी। गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर उनके खाने की तारीफ थी। ये देखकर कोकिला और बिमला के मन में ईर्ष्या की भावना घर करने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वो भी शकुंतला देवी की तरह एक होटल खोलेंगी और गांव भर की प्रशंसा पाएंगी। इसके लिए वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति किशन लाल की शरण में जाती हैं। मैं आप दोनों को ठीक से पहचान नहीं पाया, जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कोकिला है और ये मेरी सहेली बिमला है। हम दोनों तालपुकुर के पास रहती हैं। तालपुकुर के पास तो पीताम्बर बाबू रहते हैं, क्या आप लोग उनके रिश्तेदार हैं? जी, मैं पीताम्बर बाबू की पत्नी हूँ। मेरा बेटा प्रणव आपकी फैक्ट्री में काम करता है। ओह प्रणव की माँ। देखिए ना, प्रणव और पीताम्बर बाबू तो मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप उनके घर की सदस्य हैं। अरे वाह वाह। प्रणव तो हमेशा आपकी तारीफ करता है, कहता है आप देवता जैसे हैं। अरे ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा बताइए, आज अचानक मिलने का कारण क्या है? कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है बाबू। दरअसल हम दोनों मिलकर एक खाना बनाने का होटल खोलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं हम गरीब लोग हैं। व्यापार शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप कुछ धन उधार दे सके तो हम उससे होटल शुरू कर सकते हैं। ओह, मैं समझ गया, लेकिन आप दोनों तो स्त्रियां हैं। अच्छा एक काम कीजिए, प्रणव को मेरे पास भेजिए, मैं उससे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे कुछ कह पाऊंगा। किशन लाल की बात सुनकर बिमला और कोकिला थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने उसकी बात मान ली। आस्था को परेशान करने की वजह से आस्था ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस कारण शकुंतला मुरली पर बहुत नाराज थी, इसलिए वो मुरली को चेतावनी देने के लिए उससे मिलने गई। अच्छा हुआ आप खुद मिलने आ गई। मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन आपके घर आऊं। क्यों? मेरे घर आकर क्या करना था तुम्हें? आपकी बेटी आस्था मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और शादी की बात करने के लिए तो आपके घर ही जाना जरूरी था ना। तू मेरी बेटी के लायक नहीं है, समझा? मेरी बेटी एक मेधावी छात्रा है, पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते हैं और तुम एक निकम्मे और बेरोजगार। देखिए, आप चाहे जितना अपमान कर लीजिए मेरा। जिस दिन मैं आपकी बेटी से शादी करके आपके घर का दामाद बनूंगा ना, उस दिन
सारे अपमान का बदला लूंगा। हाँ। मैं अपनी बेटी को जहर खिलाकर मार दूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के से उसकी शादी नहीं करूंगी। क्यों? मुझ में क्या कमी है जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहती हैं? बताइए। क्या कमी नहीं है? काबिलियत की कमी, नैतिकता की कमी, ईमानदारी की कमी। तुम जैसे लोग समाज के लिए अभिशाप हो। अपनी बात कहकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके शब्द मुरली के दिल को चीर कर रख देते हैं। मुरली शकुंतला पर बेहद गुस्से में आ जाता है। किशन लाल की बात मानकर बिमला ने प्रणव को उनके पास भेजा। जब प्रणव किशन लाल के घर पहुंचा, तो किशन लाल ने उसे बिमला और कोकिला के होटल खोलने की इच्छा के बारे में बताया। ये सुनकर प्रणव हैरान रह गया। क्या हो गया? इतना हैरान क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की क्या? वही तो बाबू, मुझसे कोई बात नहीं की। उन्होंने तो बस इतना कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं ये नहीं बताया। अब बात यह है कि वो दोनों खाना बनाने का होटल खोलना चाहती हैं और चाहती हैं कि मैं उन्हें पैसे उधार दूं। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ के मन में अचानक से ये ऐसा होटल खोलने का विचार क्यों आया। लेकिन अगर ठीक है, माँ दिल से करना चाहती हैं तो मुझे उन्हें रोकना सही नहीं होगा। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था, इसीलिए पहले तुम्हारे साथ बात करना जरूरी समझा। अगर तुम कहो तभी मैं उन्हें पैसे दूंगा। बाबू, अगर माँ दिल से करना चाहती हैं तो मैं उनका मन नहीं तोड़ना चाहता। ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी अगर वो ये काम शुरू करेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो मैं विमला देवी और कोकिला देवी को आर्थिक सहायता दे दूंगा, लेकिन हाँ, एक शर्त पर। कौन सी शर्त बाबू? जो पैसे मैं उन्हें दूंगा वो 1 साल के भीतर मुझे वापस करना होगा। अगर वो इस शर्त को मानकर कानूनी रूप से अनुबंध कर लें तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। हाँ, ठीक है, हम आपकी हर बात मानेंगे बाबू, आप चिंता मत करिए। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस बारे में एक और बार अच्छे से विचार कर लेना भाई। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ज्यादा पैसे भी लगने वाले हैं, ठीक है? प्रणव के मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार हो गया। कोकिला का बेटा आनंद बहुत ही ईमानदार और सच्चे सिद्धांतों वाला लड़का था। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। दिन भर की नौकरी के बाद शाम को उसका समय पीताम्बर, प्रणव या गांव के दूसरे लड़कों के साथ गप्पे मारने में बीतता। पीताम्बर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। जब भी कुछ नया होता, आनंद सबसे पहले जाकर पीताम्बर को बताता। और बेटा कैसे हो? लगता है दफ्तर से लौटे हो। हाँ काकू, आज बाकी दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा देरी हो गई। हम लोग बाजार में चाय पर गप्पे मार रहे थे, वहीं से लौट रहा हूँ। और माँ और विमला काकी जो कर रही हैं, उससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? क्या कर रही हैं वो? समझा नहीं, मुझे किस बात की आपत्ति होगी? क्या कहना क्या चाहते हो? क्या आपको नहीं पता? अरे मेरी माँ और विमला काकी दोनों मिलकर एक होटल खोल रही हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से दोनों बहुत व्यस्त हैं। अरे ये क्या कह रहा है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ये बात तो पहली बार मैं तुमसे ही सुन रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। आप और विमला काकी एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात आपसे नहीं कही। पता नहीं। अरे लेकिन होटल खोलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाएगी वो? अकू, उन्होंने सारा जुगाड़ कर लिया है। किशन लाल बाबू से उधार लेकर सब तय कर लिया है। आप देखो कितनी हिम्मत है दोनों की। अरे इतनी बड़ी बात करने से पहले विमला ने मुझसे बात करना जरूरी ही नहीं समझा, और मुझे ये बात बाहर वालों से सुननी पड़ रही है। लगता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। गजब करती है। पीताम्बर बाहर से शांत रहा, लेकिन उसे अंदर से बहुत दुख हुआ कि उसे इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया गया।
कोकिला और बिमला ने मिलकर अपना होटल शुरू कर लिया। उनका एकमात्र उद्देश्य था शकुंतला को हराना और उसका नुकसान कर अपना लाभ पाना। उनकी हर दिन शकुंतला से टक्कर चलती रहती। शकुंतला के होटल का रसोई घर थोड़ी दूर पर था, इसलिए कोकिला और बिमला ने जानबूझकर अपना किचन भी होटल से थोड़ा दूर बनवाया ताकि शकुंतला की नकल कर सकें। सुबह से अब तक 2000 की बिक्री हो गई। धीरे धीरे हमारे होटल की मांग और बढ़ेगी। सिर्फ यही नहीं, हम धीरे धीरे शकुंतला के सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छा खाना परोसना है। वो तो हम करेंगे ही। अब तक वो अकेली आराम से अपना धंधा चला रही थी, लेकिन अब से यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा। देखती जा कैसे उसे कंगाल बना देंगे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और लोगों को हमारा खाना पसंद आने लगा है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो 1 साल के भीतर हमारा होटल गांव का सबसे पसंदीदा होटल बन जाएगा। फिर देखना, बेचारी शकुंतला को अपना होटल बंद करके गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तू अचानक शकुंतला के पीछे क्यों पड़ी है? उसने तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पहले उसका होटल ही गांव में इकलौता था। उसका घमंड देखो। अब मैं चाहती हूँ कि उसका घमंड चकनाचूर हो जाए। हाँ, ये बात तू सही कह रही है। ऐसे घमंडी लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। उसका घमंड मैं मिट्टी में मिला दूंगी। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी वो किसी को घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। दोनों मिलकर बिना किसी कारण शकुंतला के पीछे पड़ी रहती हैं और उसके नुकसान के लिए हर तरह की योजना बनाती हैं। मुरली काफी समय से शकुंतला से मिले अपमान का बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। जब उसने देखा कि उसकी माँ बिमला और कोकिला मिलकर एक होटल चला रही हैं, तब उसके दिमाग में एक गंदी साजिश आई। उसने योजना बनाई कि शकुंतला को बिना किसी दोष के फंसाया जाए। वो इस बारे में आनंद से बात करता है। अरे क्या कहूँ यार आनंद, शकुंतला मौसी की बेटी ना आस्था, अरे हाय मुझे बहुत पसंद थी। मैं चाहता था कि माँ बाबा के साथ उसके घर जाकर रिश्ता तय करूं, लेकिन शकुंतला मौसी ने मुझे हंसी उड़ाकर ऐसा अपमानित किया ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, शायद उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी था। उन्होंने क्योंकि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। अब जाहिर है उसके लिए वो अच्छा वर चाहेंगी ना। अरे तो क्या मैं अच्छा वर नहीं हूँ क्या? एकदम निकम्मा ही समझ रखा है तुमने यार। तुम भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरे पिताजी की जमीन जायदाद है, प्रतिष्ठा है, पूरे गांव में मेरे पिताजी का मान सम्मान है। मेरे जैसा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? तो बात करते हो प्रतिष्ठा की। अच्छा ये बता, लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या वही सम्मान तुझे देते हैं जो तेरे पिताजी को देते हैं? हो गई ना बोलती बंद। अबे शादी के लिए सिर्फ पिता की प्रतिष्ठा काफी नहीं होती है, खुद की भी कोई पहचान होनी चाहिए। सिर्फ विरासत से काम नहीं चलता। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत कर। जो अपमान मुझे झेलना पड़ा है उसका तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तू आस्था को कोई नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है क्या? साफ साफ बता। आस्था को नहीं रे, आस्था से तो मैं प्यार करता हूँ। उसकी अम्मा को ऐसी हालत में ला दूंगा ना कि उसे नदी में कूदकर जान देनी पड़ेगी। तो देखना। पागल हो गया है क्या? हर माँ अपनी बेटी की भलाई ही चाहती है। अगर किसी ने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो वो जरूर उसका विरोध करेगी ना। इसमें शकुंतला मौसी की कोई गलती नहीं है। तू अपनी सोच सही कर। अरे तो तुम सब मिलकर मुझे ही क्यों कहते हो? तो मेरी पीड़ा समझ ही नहीं रहा है। जिस अपमान का शिकार मैं हुआ हूँ उसका जवाब तो मैं जरूर दूंगा। मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगा, बस। मुरली की बातों से आनंद को कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि मुरली के मन में इतनी घिनौनी साजिश चल रही है। बिमला और कोकिला शकुंतला से प्रतिस्पर्धा शुरू कर देती हैं, लेकिन शकुंतला इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और इसी वजह से बिमला और कोकिला
शकुंतला से और भी ज्यादा जलने लगी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्या हाल है तेरे होटल का आज शकुंतला? कोई आया भी था? तुम लोगों की दुआओं से सब अच्छा चल रहा है। शायद कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारे होटल का खाना मेरे होटल से ज्यादा पसंद आता है। हाँ, वो तो होगा ही। आखिर हम लोग स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला खाना परोसते हैं। मेरा खाना भी गुणवत्ता वाला है। मैं बहुत ध्यान से खाना बनाती हूँ। संभल कर रही हो, कहीं हमारी वजह से तेरा नुकसान ना हो जाए। मैं मुनाफा और नुकसान की परवाह नहीं करती। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, उसका फल जरूर मिलेगा। इसके धंधे में गिरावट आई है, मगर इसका घमंड अभी भी वैसा ही बना हुआ है। ओहो! शकुंतला जानती थी कि बिमला और कोकिला उससे जलती हैं, मगर वो उनकी बातों की परवाह किए बिना अपने काम में लगी रहती थी। गर्मी के बाद आखिरकार बारिश का मौसम आता है। चारों ओर तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। गांव की सड़कों पर पानी भर जाता है। लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। एक ऐसी ही बारिश की रात में जबरदस्त तूफान आता है और गांव के कई गरीब लोगों के घर उजड़ जाते हैं। पूरा गांव शोक में डूब जाता है। कई लोग स्कूल और कॉलेजों में शरण लेने लगते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा हादसा होता है। बिमला और कोकिला के होटल का रसोई घर तूफान में पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये क्या हो गया भगवान? हमने इस किचन को बनाने में 20,000 रुपए खर्च किए थे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सब कुछ तो सही चल रहा था। इतने बड़े नुकसान का तो सोचा भी नहीं था। अब सब फिर से कैसे शुरू करेंगे? अरे बिमला 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 बिमला, रोने से कुछ नहीं होगा। सुनो सुनो, हमें शांत दिमाग से सोचना होगा। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। और वैसे भी सिर्फ किचन ही तो टूटा है, होटल तो सही सलामत है ना। सोचो, ये अच्छी बात है और यही तो हमारी किस्मत है। लेकिन किचन ही तो असली चीज है। अगर वो नहीं रहा तो खाना कैसे बनेगा? अब अगर फिर से सब लगाना है तो पैसे भी लगेंगे और समय भी। आप लोग उदास मत होइए। सोचिए, गांव के कई लोग तो अपना पूरा घर खो बैठे हैं। हम तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं ना। पीतांबर और प्रणब मिलकर कोकिला को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिमला और कोकिला अपने बंद हुए व्यापार के कारण बुरी तरह टूट जाती हैं। जहां बिमला और कोकिला का किचन पूरी तरह से तबाह हो गया, वहीं पास में ही स्थित शकुंतला का किचन पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये देखकर शकुंतला और उसकी बेटी आस्था चकित रह गई। ऊपर वाले का क्या खेल है देखो माँ। बिमला काकी और हमारा किचन बिल्कुल पास पास थे, मगर उनका किचन तबाह हो गया और हमारा एकदम ठीक ठाक है। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारे किचन को कुछ हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते। बिल्कुल माँ, बिमला काकी तो शौकिया होटल चलाती हैं। उनके पास पति और बेटा दोनों हैं। हमारे पास तो कोई नहीं है। हमारा होटल ही हमारा सहारा है। लेकिन फिर भी मुझे बिमला के लिए दुख हो रहा है। उसने काफी मेहनत की थी अपने होटल के लिए। ऊपर वाले की मर्जी। मगर माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जो घमंड करती थी, ये उसी का नतीजा है? ऐसा मत बोल आस्था। मैंने तुझे ऐसा नहीं सिखाया। चाहे कोई जैसा भी हो, उनके दुख पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। माफ करना माँ, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं कहूँगी। दिल तो कर रहा है कि जाकर उससे मिलूं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। कहीं कुछ कह दे तो और दुख होगा। माँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
भले ही बिमला शकुंतला से नफरत करती थी, लेकिन शकुंतला उसके दुख में अफसोस जरूर कर रही थी। जहाँ कोकिला और बिमला अपने नुकसान से दुखी थीं, वहीं मुरली ने एक बड़ा षड्यंत्र रच डाला। उसने योजना बनाई कि शकुंतला को फंसाया जाए और बिमला व कोकिला के हाथों से उसे सजा दिलाई जाए। वो धीरे धीरे शकुंतला के खिलाफ बिमला और कोकिला के दिमाग में जहर घोलने लगा। हमने फिर से किचन बनवाना शुरू किया है, 15,000 रुपए लगेंगे और कह रहे हैं कि 1 महीना लगेगा सब कुछ ठीक होने में, और इस 1 महीने में हम काम भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से किशनलाल बाबू का कर्ज भी वापस देना है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस एक तूफान ने सब कुछ उल्टा कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे तुम लोग अब तक रो रही हो, मगर असली खेल समझ ही नहीं पाई। खेल ये तो तूफान की वजह से हुआ। जरा दिमाग तो लगाओ। शकुंतला काकी का किचन तुम्हारे किचन के बिल्कुल पास था, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारा सब कुछ तबाह हो गया। हाँ, सोचो सोचो। सही कह रहा है तू, हमने तो इस तरफ सोचा ही नहीं। वो तो पहले से ही जल रही थी तुम लोगों की तरक्की देखकर। उसी ने सब कुछ प्लान किया होगा। तूफान की रात में सब कुछ कर दिया और सब तूफान पे डाल दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। शकुंतला, तू हमारे साथ ऐसा कर सकती है? अब देख तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। देख शकुंतला काकी, मेरे अपमान का बदला कैसे लेता हूँ मैं। तुम और तुम्हारी बेटी अब सड़कों पर आए बिना नहीं रहोगे, देखना तुम। मुरली की कही हर बात जहर की तरह कोकिला और बिमला के मन में बैठ गई। उन्होंने बिना सच की जांच किए शकुंतला को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। उन्होंने योजना बनाई कि जिस तरह शकुंतला ने उनका रसोई घर तोड़ा था, ठीक उसी तरह वो भी रात के अंधेरे में उसका होटल जला देंगी। उस रात शकुंतला अपने घर में चैन से सो रही थी और उधर मुरली, बिमला और कोकिला चोरी छुपे शकुंतला के होटल की ओर बढ़ते हैं। मुरली, सबसे पहले होटल का दरवाजा तोड़ो, फिर अंदर जाकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। मुरली बिमला की बात मानकर होटल का ताला तोड़ देता है और वो तीनों अंदर घुस जाते हैं। वो होटल के अंदर रखे सारे सामान, कुर्सियाँ, मेज, बर्तन सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। काम हो गया, अब बस रसोई घर बचा है, उसे भी तोड़ो और चारों तरफ आग लगा दो, फिर यहाँ से भाग चलेंगे। वो तीनों रसोई घर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ भी जमकर तोड़ फोड़ मचाते हैं। जब वो पूरी तरह सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, तब तीनों मिलकर होटल और रसोई घर दोनों में आग लगा देते हैं। अब हो गया बदला पूरा। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, जाता हूँ मैं। जितना हम डरते हैं, कल सुबह वही दर्द शकुंतला भी महसूस करेगी। उनके आंसुओं से भीगी बेबस शक्ल देखने का अब मुझसे इंतजार नहीं होता। शकुंतला मौसी से लिया गया अपमान का बदला पूरा हुआ। माँ और कोकिला मौसी को कुछ पता भी नहीं चला, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शकुंतला के खून पसीने से बने होटल और रसोई घर को जलाकर वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बारिश नहीं हुई, इसलिए होटल और रसोई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। अगले दिन सुबह पूरे गांव के लोग शकुंतला के जले हुए होटल के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। शकुंतला दौड़ते हुए वहां पहुंचती है और अपनी मेहनत के होटल की ये हालत देखकर टूट जाती है। उसके दर्द और चीख से वहां की हवा तक भारी हो जाती है। लेकिन एक ऐसा भी था जिसने इस साजिश की सच्चाई को पहचान लिया था, और वो था
कोकिला का बेटा आनंद, वो दौड़कर किशनलाल के पास जाता है। किशनलाल आनंद से पूरी बात जानने के बाद वहाँ कोकिला, बिमला और मुरली और सभी को बुलाता है। ओहो, शकुंतला के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, अन्याय हुआ और साफ जाहिर है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। उसके होटल में आग लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सबको यहाँ बुला लिया जाए। अब देखिए, मैंने बिना कारण आपको नहीं बुलाया है। कोकिला देवी के बेटे आनंद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आनंद, वो इन सब में कहाँ से आ गया? जिस दिन तूने बदले की आग में अपनी ही माँ के होटल की रसोई को तोड़ा, उसी दिन मैं समझ गया था कि तू कितना बुरा आदमी है। अरे साले आनंद, तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं क्यों अपनी माँ के होटल को तोड़ूंगा? फालतू की बात मत कर, दिमाग मत खराब कर मेरा। जब दोनों के बीच बहस चल रही थी तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो किशनलाल को एक कपड़े का टुकड़ा दिखाते हैं जो उन्हें शकुंतला के होटल की जांच के दौरान मिला था। काफी जांच के बाद ये साफ हो गया कि वो टुकड़ा मुरली के कपड़ों का था। अब तो पुलिस ने भी तेरी साजिश पकड़ ली है। अब भी बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब मुरली कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे समझ आ गया कि वो पकड़ा गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही बेटा मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। उसकी बातों पर भरोसा करके मैंने शकुंतला का नुकसान किया। शकुंतला, मुझे माफ कर दे। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, अब तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होगा। बिमला और कोकिला अपनी गलती समझ जाती हैं और शकुंतला से वादा करती हैं कि वो तीनों मिलकर एक नया होटल खोलेंगी और मिलजुल कर चलाएंगी। शकुंतला खुश हो जाती है। मुरली पुलिस से बचने के लिए शकुंतला से माफी मांगता है और शकुंतला उसे माफ कर देती है। बिमला, कोकिला और शकुंतला के बीच की सारी कड़वाहट